श्यामपुर गांव में श्याम अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। श्याम अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता था। अरे, सुरेखा मैं खेत पर जा रहा हूँ। ठीक है, आप जल्दी तो नहीं आओगे। मैं जल्दी नहीं आ पाऊंगा। खेत पर आज बहुत काम है। ऐसा कहकर श्याम खेत पर चला जाता है और सुरेखा घर के बाहर देखने आती है कि श्याम गया कि नहीं। सुरेखा घर में आकर सोचती है, जो मैंने श्याम से छुपाकर मिठाई रखी थी वह आज खा लूंगी। सुरेखा बहुत लालची किस्म की औरत है। वहीं दूसरी तरफ श्याम खेत पर काम कर रहा होता है। तभी अरे, ये मटका जमीन से कैसे निकला? कहीं ये किसी और का तो नहीं? श्याम अपने चारों तरफ देखता है मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। लगता है यह मटका किसी का नहीं है। मैं मटके को घर ले जाता हूँ, खाना पकाने के काम आएगा। श्याम अपना काम पूरा खत्म करके घर चला जाता है और वह खुश होकर अपनी पत्नी को मटका मिलने की बात बताता है। देखो सुरेखा, मुझे खेत में काम करते हुए जमीन में गड़ा हुआ मिट्टी का मटका मिला है। हाँ हाँ, ठीक है। इसमें इतना उछलने वाली क्या बात है? और ऐसा कहकर सुरेखा रसोई में चली जाती है। सुरेखा, खाना बन गया हो तो खाना लगा दो। आज बहुत थक गया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आज खाना नहीं बनेगा। आज खाना क्यों नहीं बनेगा? राशन खत्म हो गया है। तुमने बताया क्यों नहीं? तुमने पूछा ही नहीं। ठीक है, मैं राशन लेकर आता हूँ। श्याम गुस्से में घर से राशन लेने के लिए निकलता है। तब उसे आधे रास्ते में याद आता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे, मेरे पास तो राशन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। मैंने कल ही तो उधारी चुकाई है। आज फिर से राशन उधार लेना पड़ेगा। श्याम रामू दुकान वाले से थोड़े चावल उधार लेकर आ जाता है। सुरेखा, लो, थोड़े चावल है, इतने ही बना लो। ठीक है। सुरेखा रसोई में जाती है और श्याम के लाए हुए मटके में चावल बनने रख देती है। और कुछ समय बाद रसोई में से सुरेखा की आवाज आती है। सुनो सुनो सुनो। श्याम दौड़कर अंदर आता है और बोलता है, क्या हुआ? श्याम मटके को देखकर खुद भी आश्चर्य में पड़ जाता है। देखिए क्या हुआ, इसमें इतने चावल कहाँ से आए? सुरेखा, ये सब इस मटके का चमत्कार है। श्याम बहुत खुश हो जाता है और भगवान को धन्यवाद देता है। सुरेखा, ये मटका चमत्कारी है, इसलिए तुम इसका गलत फायदा मत उठाना। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगी। सुरेखा श्याम को जाते हुए देखती है और फिर अपने गहने मटके में डाल देती है और सोचती है कि अब गांव की औरतों की तरह मैं भी अच्छे अच्छे जेवर पहनकर लोगों को दिखाऊंगी। अब मैं भी बताती हूँ गांव की औरतों को कि गहने पहनना किसे कहते हैं। सुरेखा देखती है कि गहने बढ़ गए हैं तो वह तुरंत गहनों को पहनकर गांव में घूमने निकल जाती है। प्रतिभा रमा से बोलती है। ये देख, सुरेखा ने कितने गहने पहन रखे हैं। इसके पास इतने गहने कहाँ से आ सकते हैं? रमा और प्रतिभा को खुद की तरफ बात करते देख सुरेखा कहती है। अरे बहनों, क्या हुआ? कहीं तुम लोग मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही हो? हाँ, हम तो तुम्हें ही देख रहे थे। तुम बताओ, तुम्हारे पास इतने गहने कहाँ से आए? ये गहने मुझे मेरे पति ने दिलवाए हैं। तेरा पति तुझे इतने गहने कहाँ से दिलवा सकता है? वो तो एक मामूली किसान है। ये गहने कल तक तो तेरे पास नहीं थे। कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने देखे भी है इतने गहने आज तक। तुम जलती हो मुझसे। रहने दो ना बहन, गहने पहनने से शकल थोड़ी ना बदल जाएगी।
सुरेखा यह सुनकर आग बबूला हो जाती है और सोचती है कि अब वह इन्हें अमीर होकर बताऊंगी। सुरेखा घर जाती है और मटके में कुछ सिक्के डालती है और उसी समय श्याम घर आ जाता है। सुरेखा, तुम यह क्या कर रही हो? तभी मटके से आवाज आती है। श्याम में तुम्हारे दयालु स्वभाव और प्रकृति के प्रति समर्पण देखकर खुश हुआ था और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था। मेरा उद्देश्य था कि मैं तुम्हारे घर में कभी राशन की कमी नहीं होने दूंगा, पर तुम्हारी पत्नी के लालच से मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए अब मुझे अलविदा कहना होगा। यह देखकर सुरेखा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत लालची बन गई थी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। रामपुर गांव में एक बूढ़ी दादी और उनकी एक पोती आशा रहती है और वह बहुत ही गरीब रहते हैं क्योंकि एक सड़क हादसे में आशा के माता पिता का देहांत हो जाता है और उनकी बेटी की सारी जिम्मेदारी बूढ़ी दादी पर आ जाती है। वह जैसे तैसे करके अपना गुजारा चलाते हैं। दादी दादी, गांव में मेला लगा है क्या? हम दोनों मेला घूमने चले। बेटा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम मेला घूमने चल सके। आशा बहुत ही समझदार लड़की है। वह दादी के मना करने पर मान जाती है और मेले में जाने की जिद भी नहीं करती। और फिर थोड़ी ही देर बाद आशा की सहेली मीरा आशा के घर पर आती है। आशा आशा, चल मेला घूमने चलते हैं। नहीं मीरा, मैं मेला घूमने नहीं चल सकती, हमारे पास पैसे नहीं हैं। चलना आशा, चलते हैं। इस बार गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, बहुत मजा आएगा। नहीं मीरा, मैं नहीं चल सकती, तू जाना, तू मेला घूम कर आना। आश और मीरा की यह सारी बातें दादी सुन लेती हैं और दादी को बहुत दुख होता है और दादी सोचती हैं कि क्या मैं किसी से 20 रुपए उधार ले लूं? मगर किससे लूं? कीर्ति से लूं? क्या वह तो मेरी पड़ोसन है और वह पैसे दे भी सकती है। दादी कीर्ति के घर जाती है और वह कीर्ति को आशा और मीरा की सुनी हुई पूरी बात बताती है और फिर 20 रुपए उधार मांगती है। बेटा, क्या तुम मुझे 20 रुपये उधार दोगी? आशा का मेला जाने का बहुत मन है, मगर मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ हाँ माँ जी, मेरे पास 20 रुपये है, आप ले लो। आशा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है, उसका भी तो मन कर रहा होगा मेला घूमने का। धन्यवाद कीर्ति बेटा, 20 रुपए देने के लिए। मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे 20 रुपए लौटा दूंगी। कीर्ति कहती है, नहीं नहीं माँ जी, कोई जल्दी नहीं है, आप तो मेरे 20 रुपए आराम से लौट देना। दादी कहती है, ठीक है बेटा, एक बार फिर तुम्हारा धन्यवाद। और फिर दादी घर आकर आशा से कहती हैं, आशा, तुझे मेला घूमने का बहुत मन था ना बेटा? ये ले बेटा 20 रुपए और मेला घूमा। मगर दादी, हमारे पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर आप ये 20 रुपए कहाँ से ले आई? मैंने अपनी पड़ोसन कीर्ति से 20 रुपए उधार लिए हैं। नहीं दादी, मुझे मेला नहीं जाना, आप ये पैसे उन्हें वापस लौटा दो। अपने को बाद में भी तो ये पैसे लौटने पड़ेंगे ना। नहीं नहीं बेटा, तू मेला घूमा, बाद में पैसे लौटा देंगे, भगवान करेंगे कहीं ना कहीं से व्यवस्था। दादी के इतना मानने पर आशा मेला जाने के लिए मान जाती है और फिर आशा और मीरा दोनों मेला जाने के लिए निकल पड़ते हैं और मेला पहुंच जाते हैं। मीरा, तू मेले से क्या खरीदेगी? मैं तो एक सुंदर सी गुड़िया खरीदूंगी और जलेबी भी खाऊंगी। और तू बता, तू क्या खरीदेगी और क्या खाएगी? देखती हूँ, मैं जो पसंद आएगा वो ले लूंगी। और फिर दोनों मेले में घूमते हैं और बहुत मजे करते हैं। मीरा को एक सुंदर सी गुड़िया खरीदनी थी तो वह गुड़िया खरीद लेती है। आशा का भी मन करता है वह गुड़िया खरीदने का, पर गुड़िया महंगी रहती है इसलिए आशा नहीं खरीदती
और वह थोड़ी उदास हो जाती है। आशा चल चल के जलेबी खाते हैं। देख कितनी कुरकुरी गर्मा गर्म जलेबी बन रही है। नहीं मीरा, मुझे जलेबी नहीं खाना है, तू खा ले। क्योंकि आशा के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह दादी के लिए कुछ खरीदना चाहती थी। मीरा जलेबी खाकर आती है और फिर दोनों मेला घूमने लगती हैं। कुछ देर बाद आशा को एक ओखली की दुकान दिखाई देती है। वह सोचती है, मैं दादी के लिए ओखली खरीद लेती हूँ। वह ओखली की दुकान पर जाकर ओखली की कीमत पूछती है। भैया, ये ओखली कितने की है? 30 रुपए की है ओखली। आशा सोचती है कि मेरे पास तो 20 रुपए है, मैं ओखली कैसे खरीद पाऊंगी, और वह उदास हो जाती है। फिर आशा और मीरा थोड़ी ही दूर चलते हैं। तभी उन्हें एक बुजुर्ग गरीब व्यक्ति मिलते हैं। मीरा से कहते हैं, बेटी, तुम मुझे कुछ खिला सकती हो क्या? मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है। बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को, और मैंने सारे पैसे भी खर्च कर दिए मेले में। बुजुर्ग आशा से भी पूछते हैं, बेटी, तुम मुझे कुछ खिला सकती हो क्या? हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। और वह बुजुर्ग बाबा को जलेबी की दुकान पर ले जाती है। आशा, तू बाबा को जलेबी क्यों खिला रही है? तेरे पास भी तो पैसे कम है ना। नहीं मीरा, मेरे पास पैसे कम हैं तो क्या हुआ? तू बाबा को तो देख, वह कितने भूखे हैं, तो मैं उन्हें कुछ क्यों नहीं खिला सकती? ठीक है आशा, तू उन्हें कुछ खिला दे। मैं मेला घूम कर आती हूँ। ठीक है मीरा, तू घूमा, मैं बाबा को जलेबी खिलाकर आती हूँ। और फिर आशा बाबा को जलेबी खिलाने ले जाती है और मीरा मेले में घूमने चली जाती है। तभी बुजुर्ग आशा से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रहा था। तुमने ना तो जलेबी खाई और ना ही गुड़िया खरीदी, और तुमने पैसे से मुझे जलेबी खिलाकर खर्च कर दिए। क्योंकि बाबा मुझे दादी के लिए ओखली खरीदनी थी, मगर वह महंगी है 30 रुपए की, और मेरे पास तो सिर्फ 20 ही रुपए थे, इसलिए मैं ओखली भी नहीं खरीद पाई। यह कहते हुए आशा बहुत दुखी हो जाती है और फिर बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, कोई बात नहीं बेटी, तुम मेरे साथ चलो। मेरी झोपड़ी में मेरे पास एक ओखली है, तुम वह ले लो। पर बाबा, मैं आपसे वह ओखली कैसे ले सकती हूँ? आपको भी तो वह ओखली काम आती होगी ना? बेटी, मैं 2 दिन से भूखा था और तुमने मुझे जलेबी खिलाई है, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें ओखली दे देता हूँ। और फिर आशा और बुजुर्ग व्यक्ति मेले से थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाते हैं। वहां सिर्फ एक ओखली रखी रहती है और वह बुजुर्ग आशा को वह ओखली दे देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटी, यह ओखली अपनी दादी को दे दो। धन्यवाद बाबा ओखली देने के लिए। आशा झोपड़ी से थोड़ी दूर पहुंचती है और पलटकर देखती है तो वह झोपड़ी और बुजुर्ग बाबा दोनों ही गायब हो जाते हैं। आशा मन में सोचती है कि ये बुजुर्ग बाबा और झोपड़ी कहाँ गायब हो गए? फिर मेले में अपनी सहेली मीरा से मिलती है और फिर वह दोनों घर आ जाती है। दादी दादी, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। बेटी, ओखली क्यों लाई तूने? सारे पैसे ओखली में ही खर्च कर दिए, कुछ खाया नहीं और कुछ खरीदा क्यों नहीं? दादी, आपको मसाले पीसने में परेशानी होती थी ना, इसलिए मैं ओखली लाई हूँ, और इसमें मेरे पैसे भी खर्च नहीं हुए। ये ओखली मुझे एक बुजुर्ग बाबा ने दी है। वह 2 दिन से भूखे थे, तो मैंने उन्हें जलेबी खिला दी। बेटी, ये तूने बहुत अच्छा किया। मगर दादी, पता है क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? दादी, उन बुजुर्ग बाबा ने मुझे उनकी झोपड़ी से ओखली दी और मुझे जाने को कहा, और मैं झोपड़ी से थोड़ी ही दूर पहुंची थी। तब मैंने पलट कर देखा तो वह बुजुर्ग बाबा
और उनकी झोपड़ी दोनों ही गायब हो गए थे। दादी आशा की यह सारी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ जाती है। दादी दादी चलो ना इस ओखली में मसाले पीस कर देखते हैं। और फिर दादी और आशा दोनों उस ओखली में मसाला डालती हैं तो वह मसाला अपने आप पीसने लगता है और वह मसाला 2 गुना हो जाता है। यह देखकर आशा और दादी दोनों आश्चर्य में पड़ जाती हैं और बहुत खुश हो जाती है। आशा बेटी, यह ओखली तो जादुई है। बुजुर्ग व्यक्ति जरूर ही कोई महान व्यक्ति होंगे और उन्होंने तुम्हारे दया भावना वाले स्वभाव को देखकर ही यह ओखली तुम्हें दी है। जरूर भगवान ने उन्हें हमारी मदद करने के लिए ही भेजे होंगे। दादी और आशा दोनों ही भगवान और बुजुर्ग व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दादी के मन में एक बात आती है। आशा, इस ओखली से तो हम अपना मसाले का धंधा शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मसाले अपने आप पिस रहे हैं और 2 गुना भी तो हो रहे हैं। हाँ हाँ दादी, ये तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम मसाले का धंधा शुरू करते हैं। दादी गांव के एक किराने वाले की दुकान पर जाती है और पूछती है कि तुम मेरे पीसे हुए मसाले शहर में बेच दोगे? ठीक है दादी, मैं आपके मसाले शहर में बेच तो दूंगा, मगर इसमें मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। ठीक है, मेरे मसाले के बेचकर जो फायदा होगा उसमें से 10% तुम भी रख लेना। ठीक है दादी, तुम मसाले ले आना। दादी उसे उसी दिन मसाले दे आती हैं। अरे दादी, इतने से मसाले बेचने में शहर नहीं जा सकता। अगर इसके मुनाफे का 10% में लूं, तब भी मेरा तो शहर आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। ठीक है बेटा। दादी अपना मसाला लेकर घर आ जाती है और उदास हो जाती है। दादी को इस तरह उदास देखकर आशा कहती है, दादी क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हो? बेटा, मैं मसाले बेचने गई थी, पर किराने वाले ने इसे शहर ले जाकर बेचने से मना कर दिया क्योंकि मसाले कम हैं। दादी बस इतनी सी बात है, आप इतनी चिंता क्यों कर रही हो? दादी, अपने गांव में मेला लगा है ना, तो अपन अपना मसाला मेले में ले जाकर बेच देंगे। आशा की तरकीब दादी को पसंद आती है और दादी खुश हो जाती है और आशा और दादी मेले में जाकर मसाले बेच देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और फिर आशा कहती है, दादी कैसी रही मेरी तरकीब? एक ही बार में अपना सारा मसाला बिक गया ना। सुबह होते ही दादी बेचे हुए मसाले के पैसे लेकर किराने वाले के पास जाती हैं और सारे पैसे के मसाले लेकर घर आ जाती हैं। दादी, आप सारे पैसे का मसाले लेकर आ गई क्या? हाँ बेटा, क्योंकि ओखली में मसाले पिसकर 2 गुना हो रहे हैं ना, इसलिए इसमें हमें मुनाफा ज्यादा होगा। हाँ दादी, आप सही बोल रही हो। दादी मसाला उस जादुई ओखली से पीस लेती हैं और किराने वाले को दे आती हैं शहर में बेचने के लिए। और इस बार किराने वाला मसाले शहर में बेचने से मना नहीं करता, क्योंकि इस बार मसाले ज्यादा है और दुकानदार शहर में मसाले बेचकर आ जाता है और दादी को 10% काट कर पैसे दे देता है। और दादी सबसे पहले मुनाफे में से कीर्ति से लिए हुए 20 रुपए उधार के वापस कर देती हैं। फिर इसी तरह दादी का धंधा अच्छा चलने लगता है। तभी दुकानदार के मन में लालच आ जाता है और वह दादी से कहता है, दादी देखो, मैं तुम्हारा मसाला शहर में बेचकर आ रहा हूँ और तुम्हें अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, तो मुझे भी मुनाफे का 20% चाहिए। नहीं बेटा, मैं अपने मुनाफे का 20% तो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें लागत भी तो लगाना पड़ती है और मेरे ऊपर आशा की भी तो जिम्मेदारी है। फिर दादी कीर्ति से अपने साथ काम करने के लिए पूछती है। क्यों नहीं दादी, मैं आपके साथ काम जरूर करूंगी,
वैसे भी घर में बैठे बैठे बुरा भी तो लगता है। काम करूंगी तो कुछ पैसे भी आएंगे, घर में और बुरा भी नहीं लगेगा। और फिर कीर्ति भी दादी के धंधे में उनके साथ काम करने लगती है और फिर धीरे धीरे दादी का धंधा बहुत अच्छा चलने लगता है। फिर एक दिन कीर्ति दादी से कहती है, दादी, क्यों ना हम ही मसाले बेचने शहर जाए? भला क्यों हम उस किराना दुकान वाले को मुनाफे का 20% दे? हाँ कीर्ति बेटा, तुम बात तो सही बोल रही हो, हम ऐसा ही करते हैं। फिर दादी और कीर्ति मसाले बेचने शहर जाने लगते हैं और धीरे धीरे उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है और दादी गांव की और औरतों को काम पर रख लेती है। गांव के और लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना व्यापार कैसे हो रहा है।